नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज़ है टॉप जीके एमसीक्यू सीरीज़, जिसमें हम जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को यहाँ पे कवर करते हैं। इस सीरीज़ में आपको अलग अलग एग्जाम्स में जो जीके के जीएस के क्वेश्चन पूछे गए होते हैं उनको पूरी डिटेल के साथ यहाँ पे कवर करते हैं। ये हमारी इस सीरीज़ की 268वीं क्लास है। अगर आपने इससे पहले की हमारी क्लासेस को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट के माध्यम से आप उनको देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, पटना पक्षी अभयारण्य और छारी डांड जो जनवरी 2026 में भारत के रामसर नेटवर्क में दो नई आर्द्र भूमियों के रूप में शामिल किए गए, ये कहाँ पर हैं? कुछ दिन पहले हमने पटना पक्षी अभयारण्य के बारे में बात करी थी। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये सवाल है क्योंकि ये कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। 2 से 3 एग्जाम्स में इसके बारे में पूछा गया। इस वाले एग्जाम में इसके साथ साथ एक और रामसर स्थल के बारे में पूछा गया, छारी डांड। ध्यान रखना, इसका नाम पटना पक्षी अभयारण्य है लेकिन ये बिहार में नहीं है। हर बार एग्जाम में आपको वो बिहार विकल्प में जरूर दे रहा है। ये बिहार में नहीं है, ये यूपी में है। और ये जो दूसरा वाला है छारी डांड, ये आता है गुजरात के अंदर। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, गुजरात के कच्छ जिले में पड़ता है छारी डांड और यूपी में पड़ता है पटना पक्षी अभयारण्य। अगला, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 4 स्टेटमेंट है। पहला, 1857 का विद्रोह 10 मई 1857 को मेरठ में आरंभ हुआ। ये आपका बिल्कुल सही है। 1857 की क्रांति की जो ऑफिशियल शुरुआत मानी जाती है वो 10 मई 1857 से मानी जाती है। मेरठ से इसकी शुरुआत होती है, मेरठ छावनी से, जहां पे जो सिपाही थे, भारतीय सिपाही, उन्होंने चर्बी युक्त कारतूसों को चबाने से मना कर दिया था। उनके विरोध में उन्होंने गोली यहां पे चला ली थी, बगावत यहां पर कर ली थी और दिल्ली की ओर वे निकल पड़े थे। दूसरा, कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व कुंवर सिंह के द्वारा किया गया। ये वाला आपका गलत है। कानपुर में क्रांति का नेतृत्व जो नाना साहब थे और उनके सेनापति तात्या टोपे, उन्होंने किया था। ठीक है, ये गलत है। लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व हजरत महल के द्वारा किया गया। ये आपका बिल्कुल सही। जो हजरत महल थी, इन्होंने लखनऊ में क्रांति का नेतृत्व किया था। ठीक है। चौथा, बिहार में विद्रोह का नेतृत्व खान बहादुर के द्वारा किया गया। ये वाला गलत है। खान बहादुर ने क्रांति का नेतृत्व बरेली में किया था, बिहार के अंदर कुंवर सिंह ने किया था। पूछा है सही कौन सा है, तो पहला और तीसरा यानी ए और सी आपके सही हैं, बाकी आपके गलत हैं। 1857 की क्रांति के ऊपर डिटेल में हमने एमसीक्यू वीडियो एक कवर किया हुआ है जो हमारे दूसरे चैनल ट्रेंडिंग जीके पर अपलोड है। आप वहां से पूरे 1857 की क्रांति का एक क्विक रिवीजन कर सकते हैं। चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सिंधव सभ्यता से संबंधित पुरातात्विक स्थल जो सिंध के लरकाना में स्थित है, इसका नाम क्या है? तो सिंधव सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता का एक पुरातात्विक स्थल है जो पाकिस्तान के सिंध के लरकाना में पड़ता है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है मोहनजोदड़ो। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। ठीक है, जो मोहनजोदड़ो है यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में है और ये सिंधु नदी के तट पर स्थित है। जिसके नाम पर सिंधु घाटी सभ्यता पड़ी है या इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, आप जानते हैं, क्योंकि सबसे पहले हड़प्पा खोजा गया था। हड़प्पा के बारे में भी पूछा जाता है कि हड़प्पा कहाँ पर है। हड़प्पा पाकिस्तान के जो साहिवाल जिला है, पंजाब प्रांत में पड़ता है। पहले से माउंट गोमरी कहते थे, यहाँ पड़ता है हड़प्पा, पंजाब प्रांत में। ये सिंध में पड़ता है मोहनजोदड़ो। हड़प्पा जो है ये रावी नदी के तट पर है। हड़प्पा सभ्यता इसको हम कहते हैं तो ये सिंधु के तट पे नहीं है, रावी के तट पर है, सिंधु की सहायक नदी। जो मोहनजोदड़ो है वो सिंधु के तट पर स्थित है। ठीक है। फतेहपुर सीकरी स्थित बुलंद दरवाजा, या जिसे बुलंद दरवाजा भी कहते हैं, इसका निर्माण अकबर के किन राज्य पर विजय के उपलक्ष्य में करवाया था? तो देखिए, फतेहपुर सीकरी में स्थित है प्रसिद्ध बुलंद दरवाजा। इसका निर्माण मुगल शासक अकबर ने करवाया था। किस विजय के उपलक्ष्य में? अकबर ने इसे गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनवाया था। गुजरात पर अपनी ऐतिहासिक जीत के रूप में अकबर ने बुलंद दरवाजे का निर्माण यहाँ पे करवाया। अकबर ने गुजरात को कब जीता था? तो 1572-73 में उसने गुजरात को जीता था। ठीक है।
और इसी जीत के उत्सव के रूप में उसने आगरा के नज़दीक जो फतेहपुर सीकरी है यहाँ पे बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया। यह जो बुलंद दरवाजा है इसे दुनिया का सबसे बड़ा प्रवेश द्वार माना जाता है। यह लाल और बलुआ पत्थरों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है। कुषाण सम्राट कनिष्क के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? कुषाण को लेकर के अब यहाँ पे 4 स्टेटमेंट। पहला, इन्होंने कश्मीर में एक बौद्ध संगति का आयोजन किया था। क्या ये सही है? पहला आपका बिल्कुल सही है। जो चौथी बौद्ध संगति होती है वो कनिष्क के काल में होती है कुंडलवन में। कुंडलवन कश्मीर में पड़ता है। ठीक है। इसी बौद्ध संगति में ये जो चौथी बौद्ध संगति थी, बौद्ध धर्म 2 शाखाओं में महायान शाखा और हीनयान शाखा में बट जाता है। ठीक है। तो पहला सही है। उनका उत्तराधिकारी वसुमित्र था। क्या ये सही है? ये आपका गलत है। जो वसुमित्र थे ये उस समय के एक प्रसिद्ध बौद्ध दार्शनिक और बौद्ध विद्वान थे। ठीक है। जो चौथी बौद्ध संगति होती है कनिष्क के काल में वो इनकी अध्यक्षता में ही हुई थी। जो इनका उत्तराधिकारी था यानी कनिष्क का उत्तराधिकारी, इसे माना जाता है हुविष्क। हुविष्क जो था ये कनिष्क का उत्तराधिकारी था। ठीक है, ना कि वसुमित्र। अगला, उन्होंने पेशावर में एक मठ और विशाल स्तूप बनाया। ये सही है। पेशावर के अंदर कनिष्क ने एक प्रसिद्ध मठ और एक विशाल स्तूप का निर्माण करवाया था। जो पेशावर थी कनिष्क की राजधानी थी, पुरुषपुर इसको कहा जाता था। ठीक है। उन्होंने 78 ईस्वी में एक संवत चलाया। ये भी आपका सही है। 78 ईस्वी में शक संवत की शुरुआत होती है। कनिष्क के संवत को शक संवत कहते हैं और आज भी भारत सरकार का जो राष्ट्रीय कैलेंडर है वो इसी के रूप में होता है, शक संवत के रूप में इसी का इस्तेमाल होता है। वर्ष 1922 में कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? तो 1922 में एक पार्टी बनती है स्वराज पार्टी। कांग्रेस के भीतर ही ये बनी थी। कांग्रेस का ही एक धड़ा था जो कांग्रेस की नीतियों से उस समय नाराज था, जो इलेक्शन लड़ना चाहता था, और स्वराज पार्टी कांग्रेस के भीतर ही यहाँ पर बनती है। स्वराज पार्टी बनती है 1922 में। इसकी स्थापना CR दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा की गई। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। ठीक है। स्वराज पार्टी के बनने के बारे में, स्वराज पार्टी ने जो इलेक्शंस में भाग लिए उनके बारे में हमने डिटेल से राष्ट्रीय आंदोलन वाले वीडियो में बात करी थी। प्लेलिस्ट से आप उसको भी देख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी स्थल आकृतियां उत्तरी पश्चिमी हिमालय में पाई जाती हैं? तो उत्तरी पश्चिमी हिमालय में पाई जाने वाली आकृतियों को आपने बताना है। सबसे पहला दिया है पटकाई बूम। जो पटकाई बूम की पहाड़ियां हैं ये कहाँ पड़ती हैं? ये पड़ती हैं हमारे उत्तर पूर्वी राज्यों में। जो नॉर्थ ईस्ट के हमारे राज्य हैं, अरुणाचल हो गया, नागालैंड हो गया, वहाँ पर म्यांमार की सीमा के साथ लगी हुई है पटकाई बूम की पहाड़ियाँ। तो ये आती हैं नॉर्थ ईस्ट में, ना कि नॉर्थ वेस्ट में। तो ये गलत है। करेवा की बात करें तो ये कश्मीर में स्थित है। उत्तर पश्चिमी हिमालय जिसके अंतर्गत एक इंपॉर्टेंट घाटी पड़ती है कश्मीरी घाटी। तो कश्मीर के अंदर चिकनी मिट्टी के जमाव से एक समतल ऊंची भूमि वहां पर बनी हुई है। उसी ऊंची भूमि को करेवा कहा जाता है और ये काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ होता है, खासकर केसर की खेती के लिए। तो ये नॉर्थ वेस्ट में पड़ता है। ये सही है। पार्टलैंड की बात करें, पार्टलैंड कहाँ पड़ता है? पार्टलैंड छोटा नागपुर पठार की जो ऊंची और समतल मैदान होते हैं उनके लिए कहा जाता है पार्टलैंड। तो ये छोटा नागपुर पठार से है जो कि मध्य भारत में पड़ता है। तो ये भी गलत हो जाएगा। फोटुला दर्रा, फोटुला दर्रा जो है ये जास्कर श्रेणी में पड़ता है, उत्तर पश्चिम में ही स्थित है। श्रीनगर लेह नेशनल हाईवे जो है हमारा वहां पर स्थित है और उत्तर पश्चिमी हिमालय का ही हिस्सा है। तो आपका बी और डी ये आपके सही हैं। कहां पर है बी और डी? ये रहा ऑप्शन सी। ठीक है। कई बार इनकी अलग अलग लोकेशन पूछ लेता है, जैसे करेवा के बारे में कि बताइए करेवा कहाँ पर है, तो आपने बताना है कश्मीर में। करेवा किसके लिए या किसकी खेती के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है? तो केसर की खेती के लिए फेमस है। ठीक है। ऐसे ही पटकाई बूम हो गया, फोटुला दर्रा हो गया, ये भी वहीं पड़ता है। ठीक है, श्रीनगर लेह नेशनल हाईवे पे। भारत में लाल मृदा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही उत्तर का चयन करें। तो निम्न कथनों पर आपने विचार करना है। चलिए देखते हैं। पहला, यह क्षारीय है और इसमें ह्यूमस की न्यूनता होती है। क्या ये कथन सही है? ये आपका गलत है। जो लाल मिट्टी होती है यह अम्लीय होती है यानी एसिडिक होती है, ना कि क्षारीय। तो यहाँ पर यह आपका गलत हो गया। इसमें ह्यूमस की न्यूनता जरूर है लेकिन ये क्षारीय नहीं होती, अम्लीय होती है। तो पहला गलत है। इसमें चूना, फॉस्फेट, मैग्नीज की कमी होती है। ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इस मिट्टी में
चूना हो गया, फॉस्फेट हो गया, मैग्नीज हो गया, इन सब तत्वों की कमी पाई जाती है। ठीक है, इसके अलावा नाइट्रोजन, ये जो सब पोषक तत्व होते हैं एक मिट्टी के लिए, वो सब इसमें कम होते हैं। यह दलहन, तंबाकू, तिलहन के उत्पादन के लिए उपयुक्त होती है। ये आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, इन सब फसलों के लिए इसे काफ़ी अच्छा माना जाता है। तिलहनों के लिए जैसे मूंगफली के लिए काफ़ी अच्छी है, तंबाकू के लिए हो गई, मोटे अनाजों के लिए भी काफ़ी अच्छा इस मिट्टी को कहते हैं। यह मुख्यतः पश्चिमी तमिलनाडु, कर्नाटक के कुछ भागों में और दक्षिणी महाराष्ट्र में पाई जाती है। ये वाला भी आपका बिल्कुल सही होगा। ये उन इलाकों में पाई जाती है जहां पर वर्षा कम होती है, जहां पे बारिश कम होती है। ठीक है, इसमें तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र, महाराष्ट्र, इन सब के कुछ हिस्से शामिल हैं। तो डी भी सही है, केवल ए वाला गलत है, बाकी सारे आपके सही हैं। ऑप्शन डी। भारत शासन अधिनियम 1935 के प्रावधानों के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन को पहचानिए। अब 1935 के अधिनियम को लेकर के यहाँ पर आपने बताना है कि कौन सा सही है, कौन सा गलत है। पहला, प्रांत के गवर्नर की नियुक्ति गवर्नर जनरल के द्वारा की जानी थी। पहला आपका यहाँ पे गलत है। 1935 के प्रावधानों के संबंध में आपने कथनों को बताना था। इसमें कहा गया है कि प्रांत के गवर्नर की नियुक्ति गवर्नर जनरल ने करनी थी। पहला यहाँ पे आपका गलत होगा। 1935 के अधिनियम के माध्यम से प्रांतों में द्वैध शासन को खत्म कर दिया गया था और प्रांतों में स्वायत्तता की शुरुआत होती है, यानी उनको अपनी सरकार, अपनी उत्तरदायी सरकार बनाने का काम दिया गया, जिसमें गवर्नर जनरल का रोल नहीं था। यह गवर्नर जनरल का विवेकाधिकार था कि वह संघीय मंत्री परिषद की बैठकों की अध्यक्षता करे। ये वाला सही है। ये उसके ऊपर डिपेंड था कि उसे अध्यक्षता करनी है या नहीं। गवर्नर जनरल यानी कि उस समय का वॉइसरॉय। क्वेश्चन बनता भी है कि किस अधिनियम के माध्यम से प्रांतों में यहाँ पे स्वायत्तता प्रदान की गई, तो 1935 का अधिनियम। महामहिम संघीय विधायिका के घटक थे जिनका प्रतिनिधित्व गवर्नर जनरल के द्वारा किया जाता था। महामहिम यानी कि जो उस समय ब्रिटिश शासक होते थे, ठीक है, यानी ब्रिटिश क्राउन, तो उनको संघीय विधायिका यानी जो केंद्रीय परिषद होती थी भारत की, उसका सदस्य उनको माना जाता था, उसका हिस्सा उनको माना जाता था। उसका प्रतिनिधि कौन होता था? गवर्नर जनरल यानी कि वॉइसरॉय। ये भी सही है आपका। संघीय विधायिका के उच्च सदन का नाम काउंसिल ऑफ स्टेट था। ये भी बिल्कुल सही। बाद में यही काउंसिल ऑफ स्टेट किस में कन्वर्ट होती है? राज्यसभा में कन्वर्ट होती है। ठीक है, यहां पर आपका केवल पहला वाला गलत है, क्योंकि प्रांतों में स्वायत्तता की शुरुआत होती है, न कि द्वैध शासन की, कि यहां पर भी केंद्र का ही शासन चलेगा। प्रांतों में द्वैध शासन को खत्म कर दिया जाता है और प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान 1935 के माध्यम से किया गया, जिसके तहत राज्यों में, प्रांतों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना की गई। मूल अधिकार में निहित सिद्धांत तथा भारत के संविधान में तत्संबंधी अनुच्छेदों के त्रुटिपूर्ण युग्म को पहचानिए। तो यहाँ पर मौलिक अधिकारों को लेकर के सवाल है। एक तरफ उनमें बताई गई बातें, दूसरी तरफ आर्टिकल है। पहला, त्वरित सुनवाई। क्या ये आर्टिकल 21 में बताया गया है? पहला वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने एक केस आया था जिसका नाम है हुसैन आरा खातून बनाम बिहार राज्य। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया कि त्वरित सुनवाई का जो अधिकार है, ये व्यक्तियों के जीवन के अधिकार से संबंधित है, और जीवन का अधिकार आप सभी जानते हैं ये 21 में आता है। तो पहला सही है। अंतःकरण की स्वतंत्रता। अंतःकरण की स्वतंत्रता यानी कि किसी भी धर्म को मानने, उसका आचरण करने, उसका प्रचार करने का सभी को अधिकार है। यह आर्टिकल 25 में कहा गया है, बिल्कुल सही है। राज्य की स्वेच्छाचारिता के विरुद्ध संरक्षण, क्या ये 14 में आता है? ये आपका बिल्कुल सही होगा। जो आर्टिकल 14 है, कानून के सामने सभी की बराबरी की बात करता है और सभी के लिए समान कानून की बात करता है। ठीक है, तो राज्य अपनी मर्जी से कानून का इस्तेमाल किसी के विरुद्ध नहीं कर सकता। कानून सबके लिए बराबर है, सबको उसका संरक्षण है कि राज्य अपने हिसाब से इस्तेमाल ना करे। तो राज्य की स्वेच्छाचारिता के विरुद्ध संरक्षण हमें मिलता है आर्टिकल 14 में। ठीक है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व, क्या ये 18 में आता है? गलत हो जाएगा। अनुपातिक प्रतिनिधित्व जो होता है हमारा, ये मौलिक अधिकार से संबंधित नहीं है। ये चुनावी सिस्टम है जो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में इस्तेमाल होता है, जहां पे इनडायरेक्ट वोटिंग होती है। जो आर्टिकल 18 है, ये उपाधियों के अंत से संबंधित मौलिक अधिकार है। ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी लेखा परीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के द्वारा नहीं की जाती?
तो इनमें से कौन सा ऑडिट है जो सीएजी के द्वारा नहीं की जाती? भारत का सीएजी 3 प्रकार के ऑडिट करता है मेन रूप से, मुख्य रूप से। पहली आती है अनुपालन लेखा परीक्षा, दूसरा आता है वित्तीय सत्यापन लेखा परीक्षा और तीसरा है निष्पादन लेखा परीक्षा। जो राजकोषीय लेखा परीक्षा होता है इसे सीएजी के द्वारा नहीं किया जाता। जो फिस्कल ऑडिट होता है ये सीएजी नहीं करता, इसकी वो जांच करता है, ऑडिट नहीं करता। ठीक है, तो ये वाला आपका सही है, केवल घ वाला। तो किसकी जांच नहीं करता आपने बताना है, केवल घ की जांच नहीं करता, ऑप्शन सी। राष्ट्रीय आय की गणना करने में बाजार कीमत से साधन लागत पर जाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमने नेशनल इनकम के बारे में, जीडीपी के बारे में, एनएनपी के बारे में, एनडीपी के बारे में डिटेल से बात करी थी। हमने उसमें देखा था कि नेशनल आय को 2 तरीकों से मापा जाता है या 2 स्टैंडर्ड के आधार पर उसे मापते हैं। एक होता है बाजार कीमत पर और एक होती है साधन लागत पे। ठीक है, अगर आपको बाजार कीमत से साधन लागत पर राष्ट्रीय आय को निकालना है तो आप कैसे में निकालेंगे? आपके पास बाजार कीमत पर राष्ट्रीय आय उपलब्ध है, उनमें आप अप्रत्यक्ष करों को घटा दीजिए और अनुदानों को जोड़ दीजिए, जो आपके पास आएगा वो साधन लागत आएगी। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, यानी इनडायरेक्ट टैक्स उनको घटा दीजिए, अनुदानों को जोड़ दीजिए, जो भी आपके पास आएगा वो क्या होगा? साधन लागत पर राष्ट्रीय आय। ठीक है, इकोनॉमिक्स के क्लास से आप इस टॉपिक को डिटेल से पढ़ सकते हैं। एनडीपी, जीडीपी, एनएनपी क्या होते हैं, कैसे इनको मापा जाता है, कौन सी वाली वास्तविक आय है, ये सब सवाल आपसे पूछे जाते हैं। अभिकथन है विस्तारक मौद्रिक नीति अर्थव्यवस्था के उत्पादन में वृद्धि करती है। जो विस्तारक मौद्रिक नीति होती है यानी इजी मॉनिटरी पॉलिसी होती है या एक्सपेंसरी मॉनिटरी पॉलिसी होती है, ये अर्थव्यवस्था के उत्पादन में वृद्धि करती है। क्या ये सही है आपका? पहला आपका बिल्कुल सही है। बेसिकली जो विस्तारक मौद्रिक नीतियां होती हैं इनका मुख्य उद्देश्य ही ये होता है कि ये उत्पादन में बढ़ावा दें या जीडीपी में ग्रोथ करें। इसके लिए ही जो केंद्र बैंक होता है, केंद्रीय बैंक होता है, वो ऐसे पॉलिसी बनाता है। ठीक है, विस्तारक मौद्रिक नीति। एक क्वेश्चन आता है आपके पास कि भारत में मौद्रिक नीति कौन बनाता है? तो भारत में मौद्रिक नीति आरबीआई यानी केंद्रीय बैंक बनाएगा। ठीक है, इसके माध्यम से बेसिकली वो ब्याज दरों में कटौती करता है जिससे उत्पादन बढ़ता है। कारण मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि से ब्याज की दर में कमी, विनियोग व्यय और समग्र मांग में वृद्धि और तद उपरांत साम्य उत्पादन में वृद्धि होती है। क्या ये सही है? ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। मुद्रा की पूर्ति में अगर बढ़ेगी यानी मुद्रा की मात्रा अगर मार्केट में बढ़ेगी, पैसा अगर बढ़ेगा, ब्याज की दरें कम की जाएंगी। बेसिकली उल्टा भी होता है, ब्याज की दरें कम होंगी तो मार्केट में पैसा ज़्यादा बढ़ेगा, व्यय ज़्यादा होगा, मांग भी ज़्यादा होगी और मांग ज़्यादा होगी तो उत्पादन भी ज़्यादा होगा। अब वही इस नीति का मुख्य उद्देश्य होता है। तो यहाँ पे कथन कारण दोनों सही हैं और व्याख्या भी सही है। ठीक है, भारत के स्टॉक एक्सचेंज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए, सही कथन को चुनें। पहला, भारत का राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज 1991 में फेरवानी समिति की सिफारिशों के आधार पर बनाया गया था। पहला आपका बिल्कुल सही है। जो हमारा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, एनएसई हम जिसको कहते हैं, ये 1991 में बना था एम.जे. फेरवानी समिति की सिफारिश पर। ठीक है, पहला सही है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज भारत का पहला एक्सचेंज था जिसे इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सुविधा को शुरू किया। ये भी आपका बिल्कुल सही होगा। जो बीएसई है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ये भारत का पहला ऐसा स्टॉक एक्सचेंज था जिसने इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग फैसिलिटी को शुरू किया, 1995 में शुरू किया था। ठीक है, साथ में ये एशिया का सबसे पहला शेयर मार्केट भी है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है और विश्व का 10वां सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। क्या ये सही है? ये वाला भी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है इसकी स्थापना 1875 में होती है और ये एशिया का, न केवल भारत का बल्कि पूरे एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। ठीक है, अगर हम इनसे रिलेटेड 2-3 बातों को और देखें, जो एनएसई है इसका जो सूचकांक होता है उसे कहते हैं निफ्टी 50। आपने देखा होगा टीवी में कई बार आता है कि निफ्टी कितनी है, सेंसेक्स कितना है। तो निफ्टी जो है ये किसका है? एनएसई का है। और निफ्टी 50 इसमें 50 इसलिए है क्योंकि प्रमुख 50 कंपनियों के स्टॉक को ये ट्रैक करता है, उसके आधार पर इसके आंकड़े तय होते हैं। और जो हमारा बीएसई है इसका वो क्या है सूचकांक? इसका सूचकांक है सेंसेक्स और इसको कहते हैं सेंसेक्स 30 क्योंकि ये 30 कंपनियों के ट्रैक को यहाँ पर करता है। ठीक है, तो निफ्टी किसका है? एनएसई का। सेंसेक्स किसका है? बीएसई का। ठीक है, आपको पूछा था कौन सा कथन सही है?
तीनों के तीनों कथन आपके सही यहां पर होंगे। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। एक और चीज याद रखना, हमने देखा एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है, तो भारत का बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। दुनिया का सबसे पुराना कौन है, तो वो है एम्स्टर्डम स्टॉक एक्सचेंज, जो कि नीदरलैंड में है, 1602 में बना था। ठीक है। भारत में निम्न में से कौन सी योजना में वास्तविक वृद्धि की दर सबसे कम अंकित की गई थी? तो देखिए, भारत के अंदर सबसे कम वृद्धि दर, ग्रोथ रेट कौन सी पंचवर्षीय योजना में दर्ज की गई? ये की गई थी तीसरी पंचवर्षीय योजना में। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। जो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी 1961 से 1966 तक चलती है। इसी दौरान 1962 में चीन के साथ, 1965 में पाकिस्तान के साथ दो यहाँ पे युद्ध भारत को करने पड़ते हैं, और इसके बाद 1965-66 में भीषण सूखा भी यहाँ पे पड़ता है, जिस वजह से ये वाला जो काल था, यानी ये वाली जो पंचवर्षीय योजना थी, इसमें सबसे कम वृद्धि दर दर्ज की गई थी। तो ऑप्शन ए आपका सही होगा। इसीलिए इसके बाद 1967, 68, 69 3 साल तक योजनाओं को बंद किया गया, पंचवर्षीय योजनाओं को, और एक एक साल की योजनाएं चलाई गई। 1966 से लेकर 1969 के काल को अवकाश काल यानी प्लान हॉलिडे, योजना अवकाश के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। पंचवर्षीय योजनाओं के ऊपर भी एक डिटेल्ड वीडियो बना हुआ है हमारा ट्रेंडिंग जीके चैनल पे। आप उसको यूट्यूब पे अगर सर्च करेंगे पंचवर्षीय योजना ट्रेंडिंग जीके, आपको वीडियो मिल जाएगा। भारत में हिमालय पर्वतीय क्षेत्र के बारे में कौन सा कथन गलत है? चलिए देखते हैं। पहला, यह उत्तर पश्चिम में जम्मू कश्मीर से लेकर पूर्व में अरुणाचल प्रदेश तक फैला है। सही है आपका। यह सिंधु के मोड़ से शुरू होता है, ब्रह्मपुत्र नदी के मोड़ तक फैला है। यह भी सही है आपका। इसका पश्चिम की अपेक्षा पूर्वी भाग अधिक चौड़ा है। क्या ये सही है? ये गलत है। हिमालय का जो पश्चिमी भाग है वो ज्यादा चौड़ा है, ना कि पूर्वी। तो यहाँ पे तीसरा वाला गलत है, आपको गलत ही बताना है। तो केवल 3 यहाँ पे गलत है। कौन सी अक्षांश रेखा पश्चिमी घाट को 2 भागों में विभाजित करती है? जो हमारा पश्चिमी घाट है इसे 2 भागों में बांटती है 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। ठीक है। पश्चिमी घाट के बारे में, पूर्वी घाट के बारे में, पश्चिमी समुद्री तट के बारे में, पूर्वी तट के बारे में डिटेल से इंडियन ज्योग्राफी में हमने बात करी थी, उसे भी आप वहां से देख सकते हैं। राष्ट्रपति की शक्तियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के किसी भी सलाह को वापस कर उस पर पुनर्विचार करने के लिए कह सकता है। ये क्या आपका सही है? पहला आपका बिल्कुल सही यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है। राष्ट्रपति जो होता है मंत्रिपरिषद की सलाह को वापस भेज सकता है, पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। ठीक है। सलाह की हम बात कर रहे हैं, विधेयकों को भी लौटा सकता है, लेकिन वित्त विधेयक को छोड़कर। ठीक है। या धन विधेयक को छोड़कर। संसद द्वारा पारित सभी विधेयक जब राष्ट्रपति के सामने जाते हैं तो वह उस पर अपनी स्वीकृति देने हेतु बाध्य होता है। क्या ये सही है? ये गलत है। राष्ट्रपति के पास विधेयकों के मामले में भी अधिकार है। सलाह तो वो लौटा सकता है, लेकिन विधेयकों के मामले में भी पुनर्विचार के लिए दे सकता है, लेकिन केवल एक बार। ठीक है। अगर वो विधेयक दोबारा से पास होकर राष्ट्रपति के पास आता है तो फिर उसे मंजूरी देनी ही होगी। ठीक है। धन विधेयक या वित्त विधेयक को वो नहीं लौटा सकता। चुनाव में स्पष्ट बहुमत न आने की स्थिति में, सबसे बड़े दल या गठबंधन की स्थिति में राष्ट्रपति स्वविवेक से किसी पार्टी या गठबंधन के किसी नेता को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर सकता है। ये आपका बिल्कुल सही है। अगर किसी चुनाव में किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिलता है तो वो सबसे बड़े पार्टी के नेता को या सबसे बड़े गठबंधन के नेता को सरकार बनाने के लिए बुला सकता है। पहला और तीसरा आपका सही है, दूसरा वाला गलत है। मुगल काल के संदर्भ में शब्दों और उनके अर्थ के निम्नलिखित युग्मों में से सही को सुमेलित कीजिए। पहला, परगना मुगल प्रांतों का प्रशासनिक प्रमंडल था। क्या ये सही है? पहला आपका बिल्कुल सही है। परगना मुगल काल में प्रशासनिक मंडलों को कहते थे। पेशकश मुगल राज्य द्वारा ली जाने वाली एक तरह की भेंट नजराने को कहते थे पेशकश। ये भी सही है। पायक अहोम राज्य के व्यापारी। क्या ये सही है? ये आपका गलत हो जाएगा। देखिए, पायक जो है असम के ऐसे लोग जो जमीन के बदले सैनिक सेवा अपनी देते थे, उनको कहा जाता था अहोम। ठीक है। तो ये सैनिक थे, ना कि व्यापारी। पूछा है कौन सा सही है, पहला और दूसरा। अगला,
गंगा नदी से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें और सही कथन को यहाँ पे चुनें। अब गंगा को लेकर के यहाँ पे स्टेटमेंट दिए गए हैं, देखिए। पहला, गंगा नदी भारत के 5 राज्यों से होकर बहती है। पहला बिल्कुल सही है। गंगा नदी 5 राज्य उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और बंगाल, इन 5 राज्यों से होकर बहती है। गंगा की सबसे कम लंबाई झारखंड में है, ये भी सही है। गंगा की सबसे ज़्यादा लंबाई यूपी में है, सबसे कम लंबाई झारखंड में है। पश्चिम बंगाल में गंगा को भागीरथी नदी भी कहा जाता है, क्या ये सही है? ये भी आपका सही है। पश्चिम बंगाल के अंदर गंगा नदी 2 धाराओं में बढ़ जाती है, एक धारा को भागीरथी और एक धारा को हुगली कहा जाता है, ठीक है। जो हुगली है इसी के तट पर है इसी हुगली नदी को दुनिया की सबसे विश्वासघाती नदी कहते हैं। कोलकाता इसी नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। हुगली नदी की एक इंपॉर्टेंट सहायक नदी है जिसको लेकर बहुत बार सवाल आता है, दामोदर नदी। और दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहते हैं, ये क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो वो इसी से निकलती है, गंगा नदी से 2 धाराओं में बढ़ जाती है, एक तो भागीरथी, इस नाम से ये बांग्लादेश में चली जाती है, और एक आती है हमारी हुगली, ठीक है। यहां पर आपके तीनों स्टेटमेंट सही होंगे, तो इसको भी आपने याद रखना है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने जीके के 20 इंपॉर्टेंट सवालों को यहाँ पे देखा। उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।